हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 41 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 42 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और उसे कैसे लिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि ये प्रश्न आपके द्वारा भेजा गया है, तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को, और फिर देखेंगे कि वास्तव में इसे कैसे लिखना चाहिए। आपका प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम में विशेष तौर पर गांधीवादी चरण के दौरान महिलाओं की भूमिका का विवेचन कीजिए। आपने उत्तर लिखा है, सामाजिक रूढ़ियों एवं बंधनों को दरकिनार करते हुए महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। गांधीवादी चरण के पूर्व 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई बेगम हजरत महल ने अंग्रेजी अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष किया। बंगाल विभाजन के विरोध में हुए स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं गांधीवादी चरण में महिलाओं की इस हिस्सेदारी में और वृद्धि हुई। उन्होंने न केवल आंदोलन का नेतृत्व किया, बल्कि पुरुषों के साथ साथ जेल भी गईं। गांधी की व्यक्तित्व में शामिल सत्य और अहिंसा के मंत्र ने कांग्रेस के रूप में परिवर्तन ला दिया। साथ ही उनके द्वारा एक जन जागरण अभियान में तब्दील हो गया। गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए उनके पारिवारिक व राजनीतिक दायित्वों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। स्वतंत्रता आंदोलन के अहिंसक स्वरूप ने महिलाओं की सुरक्षा संबंधी चिंताओं का निराकरण किया और गांधीवादी चरण में महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित हो पाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाएं विदेशी कपड़ों में शराब की दुकानों पर दृढ़तापूर्वक धरना देती थी। भारत छोड़ो आंदोलन में पुरुषों के गिरफ्तार हो जाने पर महिलाओं ने आंदोलन को आगे बढ़ाया। कमला नेहरू ने कर न दो लगान न दो अभियान को नेतृत्व प्रदान किया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरुणा आशा पाले स्वच्छता कृपलानी ने आंदोलन को काफ़ी मजबूती प्रदान दी। उषा मेहता ने भी रेडियो के माध्यम से जन जागरण को जागरूक किया। रेहाना तैयब जी ने छुआछूत और बाल विवाह की कुरीति के विरुद्ध जन जागरूकता फैलाई। दुर्गाबाई ने आंध्र महिला सभा की स्थापना कर महिलाओं में जागरूकता और शिक्षा का प्रसार का काम किया। गांधी जी के आगमन के बाद बेशक महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई, लेकिन ये वृद्धि समाज की उच्च एवं मध्यवर्गीय महिलाओं तक सीमित थी। नेतृत्व के स्तर पर दलित और आदिवासी महिलाओं की संख्या नगण्य थी। लेकिन इन सबके बावजूद स्वतंत्रता संघर्ष के गांधीवादी चरण में भागीदारी कर सार्वजनिक जीवन में अपना स्थान बनाया और नारी शक्ति का परिचय दिया। अच्छा उत्तर आपने लिखा है। खासतौर पर लास्ट के 2 पेजों में आपने काफ़ी अच्छा डिस्क्राइब किया है, और पहले की अपेक्षा मतलब पहली बार में आपने अगर इस प्रश्न का उत्तर लिखा है तो काफ़ी बेहतरीन है। साथ ही आपने विश्लेषण भी काफ़ी अच्छे ढंग से किया है। क्लियर। लेकिन आपने इतना सब अच्छा किया है, फिर भी हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम आपके उत्तर को और भी बेहतर बनाएं। क्लियर। तो इस दिशा में अब हम कुछ चीज़ों को क्रिटिसाइज करेंगे, अर्थात हम ये करेंगे कि उन चीज़ों को आपको नहीं लिखना चाहिए। फिर हम बताएंगे कि वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर आप और अच्छे से कैसे लिख सकती हैं। क्लियर। तो पहले देखते हैं आपको क्या क्या नहीं लिखना। जैसे आपने यहाँ से शुरुआत की है ना, सामाजिक रूढ़ियों बंधनों, आपको शुरू से लेके यहाँ तक लगभग इस जगह तक पूरा पैरा हटा देना है। ये सब कुछ नहीं लिखना है। अर्थात भूमिका मत बनाइए कभी भी। यूपीएससी के प्रश्नों में भूमिका मत बनाना, खासतौर पर जब प्रश्न काफ़ी बड़ा हो और जिसमें कई पक्षों की डिमांड हो, वहाँ पर तो बिल्कुल भी आप भूमिका मत बनाएं। आपसे प्रश्न सिंपल सा पूछा गया कि स्वतंत्रता संग्राम में, वो भी विशेष तौर पर कहाँ पे, गांधीवादी चरण में। क्लियर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसा मैंने आपका उत्तर पढ़ा, तो इस उत्तर से 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा वो परिलक्षित हो रही। वो ये कि आपने गांधीवादी चरण का नाम समझकर गांधीवादी ही महिलाओं को ज़्यादा इसमें जगह प्रदान कर दी। अर्थात वो महिलाएं जो गांधी के साथ सहयोग में थीं, उनको आपने ज़्यादा लिख दिया। क्लियर। साथ ही आपने महिलाओं की भूमिका का एक पक्षी वर्णन कर दिया। कहने का मतलब कि आपको इसमें महिलाओं की द्विपक्षीय भूमिका का निर्धारण करना है। अर्थात जैसे महिलाओं ने इस आंदोलन में जो भूमिका निभाई, ठीक है, तो भूमिका 2 तरह की होती है ना, कि एक तो होती है कि राजनीतिक स्वतंत्रता की भूमिका, दूसरी होती है अपने विरुद्ध होने वाले अत्याचार और जो भेदभाव हैं उनसे निर्मुक्ति की भूमिका। तो आप देखोगे कि इस पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान
महिलाओं ने जो संघर्ष किया वो राजनीतिक आज़ादी का था। उन्होंने अपने अधिकारों के लिए किसी भी प्रकार की लड़ाई नहीं लड़ी। अपने प्रति हो रहे लैंगिक भेदभाव, पितृसत्तात्मक सोच, इन सब से लड़ने की कोई बात नहीं की। समझ रहे? तो अर्थात आप कह सकती हो कि महिलाओं ने जो नेतृत्व की भूमिका निभाई वो राजनीतिक स्वतंत्रता की थी, अपने अधिकारों की मांग पर आधारित नहीं थी। क्लियर? अर्थात वो राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व तो कर रही थी, लेकिन अपने अधिकारों के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए। समझ गए? आपको एक पक्ष ये इसमें दर्शाना है। दूसरी चीज़ क्या कि आपने जब महिलाओं के बारे में लिखा है तो खास तौर पर आपने सविनय अवज्ञा आंदोलन और 3 से 4 महिलाओं को विशेष तौर पर आपने नाम अंकित कर दिया, चाहे वो सुचेता कृपलानी जी हों, चाहे रेहाना तैयब जी, चाहे सरोजनी नायडू या फिर कमला नेहरू। आप जब भी ऐसे प्रश्नों को लिखा करें तो मेरा ये मानना है कि ऐसे प्रश्नों में आप सोचिए कि आप एक यूपीएससी के एस्पायरेंट हो और आपसे इस चीज़ की डिमांड की जाती है कि आपके अंदर पूरा इंडिया रिप्रेजेंट करना चाहिए। समझ गए? पूरा इंडिया का मतलब क्या कि इंडिया के हर एक कोने का आप प्रतिनिधित्व करती हैं। मान लीजिए आप आईएफएस ऑफिसर अगर बन गई तो आप यूएन में केवल अपना ही प्रतिनिधित्व नहीं करती, आप बल्कि सुदूर पूर्व से सुदूर पश्चिम, सुदूर उत्तर से सुदूर दक्षिण, इन सभी राज्यों का और यहाँ पर रहने वाली सभी महिलाओं का एक साथ प्रतिनिधित्व करती हैं। इसीलिए आपसे भी ये उम्मीद करता है एग्ज़ामिनर कि जब आप यूपीएससी में अपना उत्तर लिखें तो आप इसमें नॉर्थ की, ईस्ट की महिलाओं का जिक्र करें, आप इसमें बंगाल की महिलाओं का जिक्र करें, आप इसमें पंजाब की महिलाओं का जिक्र करें, आप उत्तर भारत की बात करें, आप दक्षिण भारत की बात करें। क्लियर? आप उन अंतिम से अंतिम जन यानी कि आदिवासी आंदोलन में शामिल महिलाओं की बात करें, आप कम्युनिस्ट के अंदर महिलाओं की बात करें, आप तेलंगाना में होने वाले आंदोलनों में, किसान आंदोलनों में शामिल महिलाओं की बात करें, आप उन महिलाओं की बात करें जो विदेश की रहने वाली थी बट इंडिया में आकर उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका निर्वहन की। कहने का मतलब केवल आप भारतीय महिलाओं को मत यहाँ दर्शाएं। और आपको पता होना चाहिए यूपीएससी ने एक बार प्रश्न ये भी पूछा है कि स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय महिलाओं की क्या भूमिका है। यूपीएससी काफ़ी चालाकी से क्वेश्चन आपसे पूछती है, इसलिए उन चालाकियों को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर उसने भारतीय महिलाओं की बात नहीं की तो आप इंडिपेंडेंट हो भारतीय महिलाओं के बारे में, विदेशी महिलाओं के बारे में। अब जब भारतीय महिलाओं के बारे में बात करती हो तो वो महिलाएं जो राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ी, वो महिलाएं जो क्रांतिकारी आंदोलनों से जुड़ी, विदेशों में वो महिलाएं जो राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित थीं, जो क्रांतिकारी मूवमेंट से जुड़ी। तो आप ऐसे बता सकते हो, जब आप ऐसे डिवाइड करते हो ना कि केवल राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाएं केवल राजनीतिक संघर्ष की बात नहीं कर रही थी बल्कि कई सारी महिलाएं वो क्रांतिकारी तरीके से भी, हिंसात्मक तरीके से भी आज़ादी की बात कर रही थी। अर्थात महिलाएं केवल अहिंसा की परिचायक नहीं थी, वो हिंसा की उन गतिविधियों में भी संलिप्त थी जिनके माध्यम से देश की आज़ादी को प्राप्त किया जा सकता था या सुनिश्चित किया जा सकता था। साथ ही महात्मा गांधी के कारण महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा आईं, ये बात ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी से पहले भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाएं शामिल थीं। चाहे वो 1905 का स्वदेशी मूवमेंट हो, चाहे 1857 का विद्रोह हो, चाहे 1885 में कांग्रेस की स्थापना की बात हो। क्लियर? लेकिन गांधीवादी चरण में ये प्रवृत्ति और बढ़ी और प्रवृत्ति बढ़ने का कारण गांधी एकमात्र नहीं थे। प्रवृत्ति बढ़ने का कारण ये था कि महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ने की शुरुआत कर चुकी थी। क्लियर? साथ ही आप यहाँ पर ये देखोगी जो आपने मिस्टेक की है वो ये कि गांधीवादी चरण आपसे क्या कहा, इसने ये नहीं कहा कि आप गांधी के संदर्भ में जो महिलाएं शामिल हुई उनको बताएं। आपसे इसने कहा है गांधीवादी चरण। बेसिकली जब आप इंडियन फ्रीडम फाइटिंग या मूवमेंट्स पढ़ते हो, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में जब देखते हो तो आपको 3 चरण मिलते हैं। समझ रहे? 3 चरण कौन कौन से? पहला चरण ये मिलता है 1885 से 1900 कितना 5। क्लियर? दूसरा चरण आपको कब मिलता है? 1905 से 1919।
तीसरा जो चरण होता है वो 1919 से 1947। पहले वाले को आप क्या कहते हो, उदारवादी, दूसरे को उग्रवादी और तीसरे को गांधीवादी। अर्थात आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि 1919 से 1947 के मध्य महिलाओं ने किस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया, या उन नेतृत्व के दौरान उनकी भूमिका क्या थी। क्लियर। तो आप ऐसे इस प्रश्न को समझ गए। अब प्रश्न आता है कि आखिरकार फिर हम इसे लिखेंगे कैसे। तो आप इसकी शुरुआत ऐसे कर सकती हो कि हालांकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं ने तो उसी समय से नेतृत्व प्रदान करना शुरू कर दिया था जब से कांग्रेस की स्थापना हुई। यहाँ पे कांग्रेस, ये बिल्कुल भी दिमाग मत रखिए कि आप अगर कांग्रेस का यहाँ पे आप नाम लिखते हो या जिक्र करते हो तो वर्तमान जो सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो समझेंगे कि आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो वर्तमान वाली है उसकी बात कर रहे हो। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो आप बताओगे कि किस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टाइम से और स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया। हालांकि ये भागीदारी गांधीवादी चरण में और भी ज़्यादा बढ़ गई, कारण इस दौरान न केवल भारत में महिलाओं के प्रति जन जागरूकता अभियान चल रहा था, बल्कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद महिलाओं की ज़रूरतें भी बढ़ गईं, या महिलाओं की ज़रूरत भी पड़ने लगी। कारण क्यों, आप देखोगे कि उसी समय इंडिया में इंडस्ट्री प्रमोट होने लगी। इंडिया में कई सारे ऐसी गतिविधियां होने लगी जिस कारण पुरुष उन कामों में संलग्न हो गए। अब महिलाएं तो खाली बैठी हैं, तो महिलाएं धीरे धीरे इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करने लगी, अर्थात परिस्थितियां ऐसे बनने लगी जिस कारण महिलाओं का योगदान बढ़ने लगा। इसके अलावा आप देखोगे क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान आपने दुर्गा भाभी का नाम सुना होगा, आपने क्या कहते हैं मेहरा भाई टाटा का नाम सुना होगा। आपने देखा होगा कि काकोरी जो कांड हुआ था जिसमें ट्रेन को लूटा गया था, उसमें सुशीला दीदी का नाम आता है। ये कई सारी महिलाएं हैं, आप इनका जिक्र कर सकते हो। आप फिर ये बताओगे कि किस प्रकार कोल आंदोलन के दौरान महिलाओं ने पार्टिसिपेशन किया था, किस प्रकार गया मुंडा की जो पत्नी थी उसने सहयोग किया जिसका नाम माकी था, है ना। आप अलग अलग लोगों का जिक्र करोगे। आप बता सकते हो कि आज़ाद हिंद फौज में कैप्टन लक्ष्मी सहगल और मानवती आर्या ने किस प्रकार सहयोग किया देश को आज़ादी दिलाने में। आप बता सकती हो कि किस प्रकार उषाबाई डांगे ने किसान आंदोलन को प्रमोट किया। आप बता सकती हो कि किस प्रकार तेलंगाना में महिलाओं ने हैदराबाद के निज़ाम के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। आप बता सकते हो कि किस प्रकार नमक आंदोलन के दौरान धरसाना में जब तैयब जी को गिरफ्तार कर लिया तो सरोजनी नायडू ने नेतृत्व प्रदान किया। आप ये भी बता सकते हो कि किस प्रकार एनी बेसेंट हों या फिर क्या नाम है उनका, मीराबेन, ये लोग हों, इन्होंने कैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई। आप बता सकते हो कि किस प्रकार नलिनी सेन गुप्त ने क्रांतिकारी गतिविधियों में भूमिका निभाकर देश को आज़ादी प्रोवाइड कराई। ये सारी चीज़ें जब आप बताते हो नाम के साथ में तो उनको फील होता है कि अच्छा आपका जो नॉलेज है वो केवल किताबी नहीं है, बल्कि आप तथ्य और तर्क के माध्यम से अपनी बात की पुष्टि कर रहे हो। क्लियर। तो आप जब ये सारी चीज़ें बता दोगी तो एग्जामिनर को फील होता है अच्छा हाँ आपने ये सारी चीज़ें बताई। और रही बात जब भूमिका की बात आती है तो आप देखते हो ये स्वदेशी को कैसे बढ़ावा देती हैं, कैसे बहिष्कार को प्रमोट करती हैं, कैसे ये चरखा के माध्यम से स्वदेशी वस्त्रों की बाढ़ सी ले आती हैं। और आपने सुना होगा एक स्टेटमेंट कि जब गांधी के जब चरखे भारत में चलने लगे, 1 लाख चरखे जब 1919 में तिलक फंड के माध्यम से चरखे जब गांधी ने खरीदे, तो 1 लाख चरखे जब घरों में चलते थे तो लिखा है किसी ने कि उन 1 लाख चरखों के कारण जो लीवरपूल की या जो मैनचेस्टर की जो चिमनियां हैं वो बंद पड़ गईं। समझ रहे, ऐसा क्यों कहा जाता था, ऐसा इसीलिए तो कहा जाता था क्योंकि इन्होंने इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप ला दिया। साथ ही आप देखोगे कि चाहे प्रदर्शन हो, चाहे जुलूस हो, चाहे धरना देना हो, इन सब में महिलाओं ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया। खासतौर पर रॉलेट एक्ट में आप देखोगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान देखोगे, आप देखोगे कि जब दांडी मार्च निकाला गया उस समय महिलाओं का कितना बड़ा हुजूम निकला। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही थी, ये सारी चीज़ें महिलाओं की भूमिका को श्योर कर रही थी। क्लियर। शराब की दुकानों पर चाय बंदी देना हो, इन सब चीज़ों में महिलाएं काफ़ी आगे थीं। आप उनमें फिर नाम बताओगे। साथ ही आप देखोगे कि जब कांग्रेस के अधिवेशन होते थे, चाहे एनी बेसेंट के द्वारा अधिवेशन में भूमिका निभाने की बात हो,
चाहे कानपुर में सरोजनी नायडू के द्वारा अधिवेशन में भूमिका निभाने की बात हो, चाहे नलिनी सेन गुप्त के द्वारा अधिवेशन में भूमिका निभाने की बात हो, ये सारी चीज़ें आप देखोगे कि जब गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें भी कई सारी महिलाओं ने पार्टिसिपेशन किया। तो इससे क्या लगता है कि महिलाएं उस समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मुख्य धारा में आने लगी थी। क्लियर। आप देखोगे न केवल हिंदू महिलाएं बल्कि कई सारी मुस्लिम महिलाओं ने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खास तौर पर आप देखिए कि अली बंधु जो 1921 के खिलाफत मूवमेंट में साथ में थे, उनकी जो माँ थी बी अम्मा, उन्होंने क्या किया कि लगभग 6000 महिलाओं की ऑल इंडियन लेडीज़ कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। और सबसे अच्छी बात ये कि वो महिला मुस्लिम महिला थी और उन्होंने आजीवन कभी भी बुर्का नहीं उतारा था, लेकिन उस समय जब आंदोलन को संबोधित कर रही थी तो अपने चेहरे से बुर्का को हटाकर यानी कि खुले में सबको संबोधित किया। सोच सकते हो उस समय इतनी रूढ़िवादिता होने के बावजूद भी मुस्लिम महिलाओं ने कैसे राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका निर्वहन की। आप देखोगे कि हज़रत मोहानी जो जिन्होंने आपने सुना होगा, इन्होंने कहा था कि भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन है या होम रूल लीग आंदोलन को लेकर इन्होंने एक बात कही थी, मुझे मैं दिमाग से स्लिप कर गई अभी अचानक से। हाँ, हज़रत मोहानी ने क्या कहा था, चलिए आएगा याद तो बता दूंगा, माइंड से स्लिप कर गई, मैंने इनकी बुक भी जबकि पढ़ी हुई है। हज़रत मोहानी की जो बेगम थी यानी कि जो पत्नी, वो हमेशा राष्ट्रीय आंदोलन में पुरुषों के कपड़े पहनकर पार्टिसिपेट करती थी। सोच सकते हो आप कि ये मतलब इनकी क्या इच्छा थी। हाँ, हज़रत मोहानी ने कहा था कि आज़ादी हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। पहली बार इन्होंने ही कहा था कि देश को पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। हाँ, इन्होंने यही कहा था 1921 के आंदोलन के दौरान। इन्होंने कहा था भारत की पूर्ण आज़ादी की डिमांड की जाए। क्लियर। तो आप ऐसी ये सारी चीज़ें बता सकते हो। साथ ही जब आप ये बता रहे होगे तो आप ये भी बताओगे कि किस प्रकार महिलाओं ने न केवल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान तो ये सब किया ही, चाहे वो वानर सेना बनाने की बात हो, चाहे आप देखोगे कि लीला नाग नाम की एक महिला हैं, उन्होंने हथियार चलाना, शस्त्र चलाना, बम बनाना, इन सब के लिए महिलाओं के लिए एक संघ की स्थापना की। दीपावली उन्होंने उसका नाम रखा। आप उषा मेहता के बारे में जानते हो कि कैसे इन्होंने गुप्त रेडियो के संचालन के माध्यम से प्रमोशन किया। इंदिरा गांधी जो पहली देश की प्रधानमंत्री भी बनी, उन्होंने उस समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वानर सेना का गठन किया। ये सारी चीज़ें आप जिक्र कर सकते हो। आप देखोगे कई सारी समितियां भी बनाई जाती हैं। बसंती देवी नाम की एक महिला हैं, उन्होंने खादी वस्त्रों को प्रमोट करने के लिए सरकार की जो अवज्ञा थी उसका उल्लंघन किया। भाई सरकार ने कहा कि आप खादी वस्त्रों को नहीं बेच सकते हो, बट उन्होंने बेचने के लिए प्रमोशन किया। आप देखोगे कि लतिका घोष नाम की जो महिला थी, उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। समझ गए। तो इससे क्या होगा कि आपका उत्तर में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगा। आप इतने फैक्ट मत देना ना कि कुछ नाम दे दो कि हाँ ये महिलाएं थी। और जब आपने ये सारी चीज़ें महिलाओं का जिक्र कर दिया, और कोशिश ये करना मुस्लिम महिलाएं भी पार्टिसिपेट करें, क्रांतिकारी महिलाएं भी पार्टिसिपेट करें, आदिवासी महिलाएं भी पार्टिसिपेट करें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा की महिलाएं भी पार्टिसिपेट करें, और आप कम्युनिस्ट महिलाओं का भी जिक्र कर सकते हो। कहने वाला ये सबकी डाइवर्सिटी आनी चाहिए इसमें। आप राइनी गाइडुल्लू का नाम उल्लेख कर सकते हो। जब आप आदिवासी मूवमेंट्स लिखती हो, उनका नाम काफ़ी फेमस है, क्योंकि आपको पता होगा कि आज़ादी के बाद ही उनको जेल से आज़ाद किया गया था। कितना टाइम वो हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। ठीक। और आप महात्मा गांधी की पत्नी का नाम भी उल्लेख कर सकते हो, कस्तूरबा गांधी का। जब आप इतनी सारी चीज़ें बता रहे होगे तब क्या होगा कि आपका एक पैरा कंप्लीट हो जाएगा कि किस तरीके से इन्होंने महिलाओं की भूमिका निभाई, महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका निभाई। चाहे वो आपने देख लिया, मैंने बता दिया रैली वगैरह का। फिर आप बताओगे दूसरे पैरा से, किंतु गहराई से देखें तो महिलाओं ने जो राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका निभाई वो बेसिकली राजनीतिक स्वतंत्रता की डिमांड पर आधारित थी। क्लियर। उन्होंने किसी भी तरीके की आप कह सकते हो कि स्त्री मुक्ति की संघर्ष की या स्त्री मुक्ति की बात नहीं की। आप देखोगे
कि जब लैंगिक समानता के मुद्दे की बात होती थी तो किसी ने भी इस चीज़ को प्रमोट नहीं किया, चाहे वो राष्ट्रीय आंदोलन का कोई भी नेता हो। यहाँ तक कि जब महिलाओं को घरों में या घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता था या उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता था, तब भी कोई राष्ट्रीय आंदोलन का नेता उन्हें बचाने नहीं जाता था। नीचे स्तर की महिलाओं की मैं बात कर रहा हूँ, उच्च वर्गीय महिलाओं की नहीं। जब हम महिलाओं को लिखते हैं तो केवल उच्च वर्गीय को नहीं लिखते, ठीक है। फिर आप देखोगे कि कई सारी ऐसी महिलाएं थीं जो कि अधिकारों के बारे में जानती नहीं थी कि उनके क्या राइट्स हैं, क्या राइट्स नहीं हैं। वो पितृसत्तावाद में इतना जकड़ चुकी थी कि वो उससे कभी बाहर ही नहीं निकल पाई। आपने जब इतनी सारी चीज़ें लिख दी इस पूरे प्रश्न के उत्तर में, तब आप बताओगे कि ये बात ठीक है कि महिलाओं ने पितृसत्तावादी सोच और अपनी स्त्री मुक्ति या लैंगिक भेदभाव के अधिकारों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई। हालांकि बाद के टाइम पीरियड में उन महिलाओं ने देश के अलग अलग संस्थाओं में प्रथम स्थान पर या नियुक्ति के माध्यम से देश की सेवा की। चाहे वो आप देखोगे राजकुमारी अमृता कौर ये संविधान सभा में आई, आप देखोगे सुचेता कृपलानी फर्स्ट मुख्यमंत्री, सरोजनी नायडू आप देखोगे कि क्या बनती है राज्यपाल, आप देखोगे कि विजया लक्ष्मी पंडित यूएन में नेतृत्व करती हैं। तो आप इन सारी चीज़ों का लास्ट में निष्कर्ष के तौर पर उल्लेख दे सकते हो। अर्थात पूरी तरीके से आप ये समझिए कंक्लूजन करने पे कि राष्ट्रीय आंदोलन में जो महिलाओं की भूमिका थी वो दो तरीके की थी। एक तो उनकी भागीदारी से संबंधित, दूसरे उनके अधिकारों से। उनके अधिकारों पर बात नहीं हुई जिसको लेकर आज भी मूवमेंट्स चलती हैं। हालांकि राजनीति के संबंध में भागीदारी में उन्होंने अच्छा काम किया। तो आप ऐसे दो तरफा बातें लिख के अपने उत्तर को कंप्लीट कर सकते हो। आप लोगों को लग रहा होगा मैंने इतना ज़्यादा डिस्कस क्यों किया। इतना ज़्यादा डिस्कस इसलिए किया क्योंकि महिलाओं के संदर्भ में आपको नोट्स नहीं मिलते हैं, इसलिए हमने इसको डिस्कस किया। उम्मीद है आपको ये प्रश्न काफ़ी अच्छा लगा होगा। हालांकि आपने इसको काफ़ी अच्छे से लिखा है, बस शुरू की ये बातों को थोड़ा आप कंक्लूड कर दें। साथ ही आप गांधी जी के साथ साथ अन्य भी क्रांतिकारी महिलाओं का उल्लेख करें। आपने यहाँ उषा मेहता का उल्लेख किया है, लेकिन अन्य भी क्रांतिकारी महिलाओं का उल्लेख करें, जैसे प्रीतिलता वाडेकर, नलिनी सेन, बीना दास, इन सब का उल्लेख करें। इससे क्या होगा, और इसके अलावा आप आज़ाद हिंद फौज की महिलाओं, चाहे मैंने अभी आपको बताया मानवती राय की बात हो, चाहे फिर कैप्टन लक्ष्मी सहगल की बात हो जो कि झांसी रेजिमेंट की प्रमुख थी, इनका भी उल्लेख करें। क्लियर। इससे क्या होगा कि आपका उत्तर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आप ज्योतिबा राव फूले का तो वो आप कर ही चुके होंगे, समाज सुधार से संबंधित। आप रमाबाई का उल्लेख कर सकती हो, इन लोगों का कर सकते हो। रमाबाई का बेसिकली कर सकते हो, ज्योतिबा राव फूले का नहीं कर सकती हो, या सावित्री बाई फुले का, सॉरी ज्योतिबा राव फुले मैं बोल रहा हूँ, सावित्री बाई फुले का, तो आप इनका उल्लेख कर सकते हो। क्लियर। उम्मीद है आपको ये आंसर काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट नए प्रश्न के साथ आपके द्वारा भेजे गए। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।